नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज 14 जून दिन है रविवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये है कि नेपाल की संसद में विवादित नक्शा पास किया गया है, जिसमें भारत के एक बड़े भूभाग को, जिसका एरिया लगभग 400 वर्ग किलोमीटर है, उसको नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि भारत का रुख इस पर सख्त है और इस दावे को भारत ने सिरे से नकारा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जब कल नेपाली संसद का निचली सदन है, प्रतिनिधि सभा, उसमें जब ये संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया, पारित किया जा रहा था, तो विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़े थे। सिर्फ एक महिला सांसद जो कि जनता समाजवादी पार्टी की हैं, इनका नाम क्या है, सरिता गिरी, उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। दरअसल गिरी के संशोधन प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। गिरी ने कहा कि नेपाल के पास कोई साक्ष्य नहीं। तो ये जो पूरा प्रकरण है वो क्या है, अगर इस पूरे मामले को आप ठीक से समझना चाहते हैं तो कल शाम को मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया था। नेपाल ने जारी किया नया मैप। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। मात्र 6 मिनट का वीडियो है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके कई सारे डाउट्स दूर कर देगा कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है और वो एक्चुअली में एक विवादित नक्शा पास करके क्या हासिल करना चाहता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो कोरोना जो है वो उसका सेकेंड वेव भी चाइना में शुरू हो गया है और चाइना में बीजिंग में दोबारा से लॉकडाउन किया गया है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर दोबारा से लॉकडाउन चालू कर दिया गया है। यानी कि कोरोना का सेकेंड वेव अगर आता है तो पूरी दुनिया में एक नई आफत आ जाएगी और बहुत कुछ तहस नहस हो सकता है। सबसे बड़ी सावधानी है कि आप अपने आप को, अपने डर को बचा कर रखें और बार बार हाथ धोते रहें, अजनबियों से बिल्कुल ना मिलें, घर के बाहर कम से कम निकलें और जितना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करेंगे, आप उतने ही अधिक सुरक्षित रहेंगे। और वर्तमान के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं। सरकारी अस्पतालों की तो बात छोड़िए, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको सैनिटाइजेशन कंप्लीट नहीं मिल पा रहा है और खर्च इतना अधिक है कि शायद एक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अपना सब कुछ, सर्वस्व भी गंवा बैठे और साथ ही साथ वो जीवन भी अपना गंवा बैठे। यूपी सरकार ने सभी 69,000 पदों पर भर्ती की मांगी इजाजत। योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में किया आवेदन। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में करीब 37,000 भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर, उनकी प्रेयर पर यह आदेश दिया था कि 37,339 पदों को रोक कर उसके बाद बाकी पदों पर अगर सरकार चाहे तो भर्ती को आगे बढ़ा सकती है। और यहाँ पर उत्तर माला प्रकरण पर सिंगल बेंच का आदेश जो कि आया था 3 जून को, उस पर 8 जून को जो आदेश जारी किया गया था, जो कि आया है 11 जून को, तो उस आदेश के सापेक्ष सरकार आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उसमें से लगभग अगर 37,000 पद निकाले जा रहे हैं तो मात्र 30,000 पद ही बचते हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो नई जो है मेरिट जो जारी की जाए, लेकिन नई सूची जारी करने में रिस्क ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो जो इस बार चयनित हैं पिछली सूची में, वो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कि जो सभी पद हैं उन पर भर्ती करने की इजाज़त उनको दी जाए। अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी, क्योंकि शिक्षकों के पद जो होते हैं वो रिक्त होते रहते हैं। तो ये तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि शिक्षा मित्रों की याचिका जो कि होने वाली थी, जिस पर सुनवाई जुलाई में, उस पर 17 जून को सुनवाई होने के संकेत मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की सुनवाई 17 जून को। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सकारात्मक रुख से शिक्षा मित्रों के हौसले बुलंद हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में भोला प्रसाद शुक्ल जी के प्रयासों का फल जो है फलीभूत होता नजर आ रहा है। जो मामला जुलाई में सुनवाई होने की संभावना थी वो अब 17 जून को हो सकती है। फिलहाल देखना ये है कि ये सुनवाई कब तक होती है। इसी के साथ एक अगली खबर ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब से एसटीएफ की जांच शुरू हुई है तब से कई सारे नए चेहरे भी गिरफ्त में आए हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। नकल माफिया चंद्रमा यादव भी नामजद किया गया है। 4 लाख रुपए में 40 मिनट पहले व्हाट्सएप पर देता था पेपर। विवेचक ने केएल पटेल के बयान के आधार पर उसे वांटेड किया था।
और वहीं पर जेल गए आरोपियों की कस्टडी रिमांड की तैयारी चल रही है। लेखपाल संतोष जो कि केएल पटेल का एक सहयोगी था और ये माना जा रहा है कि उसकी जो नौकरी मिली है वो भी संदिग्ध है। तो क्या उसकी नौकरी बची रहेगी या जाएगी, इस पर भी अभी देखने योग्य होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षक भर्ती मामले में नकल माफिया चंद्रमा यादव के बारे में बात करते हैं, जो कि व्हाट्सएप पर 4 लाख रुपए में एग्जाम के शुरू होने के 40 मिनट पहले पेपर को आउट करता था। और यहाँ पर खबर ये मिल रही है कि वो किसी भी कीमत पर, यानी कि उसका अपना स्कूल था और वो किसी भी कीमत पर पैसे लेकर पेपर को आउट कर ही देता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चंद्रमा यादव के स्कूल में जिस भी परीक्षा का सेंटर जाता था वह किसी भी रिश्वत पेपर आउट कराने के लिए राजी हो जाता था। पुलिस अब चंद्रमा की तलाश कर रही है। उसके पकड़े जाने के बाद ही यह पता चलेगा कि उसने शिक्षक भर्ती में केएल पटेल और मायावती के अलावा और कितने गिरोहों को पेपर दिया था। यानी कि मुख्य सरगना जो है ये काफ़ी खतरनाक प्रतीत होता है। और ये भी है कि इस पूरे प्रकरण में ये ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से पेपर आउट होता था और 4 लाख रुपए लेता था पेपर आउट करने के। और उसके बाद इसका रेट जो था क्रम से बढ़ता जाता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पेपर आउट करवाता था वो 6 लाख लेता था, 2 लाख स्वयं रखते थे, 4 लाख चंद्रमा यादव को मिलता था। और ये इस प्रकार से पूरी धांधली जो थी वो आगे बढ़ती थी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो जांच के दायरे से संतुष्ट नहीं है। मतलब उनका ये कहना है कि परीक्षा वाले दिन प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद से भी साल भर गिरोह पकड़ा गया था। एसटीएफ जांच का दायरा जबकि सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित है। एसटीएफ ने अभी तक इन 3 जिलों को जांच में शामिल नहीं किया है। इससे जो असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो अलग अलग ज़िले हैं जिनमें कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, बिहार के आरा जिले तक लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे और जो गिरफ्तार किए गए थे सर्वर उनके तार थे यहाँ से, तो उनको भी मतलब इन जिलों में भी जांच होनी चाहिए। आजमगढ़ में दूसरे ही जगह परीक्षा देते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया था। आगरा में राजस्थान के अलवर से आए सालवर को पुलिस ने पकड़ा था। तो ये सारी बातें आज के समाचार पत्रों में हैं। और इसी के साथ काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और राजनीति विज्ञान के 287 पदों पर भर्ती होनी है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली खबर है। चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया इस सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इसके तहत उच्च शिक्षा निदेशालय 3 से 4 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात होगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की सुनवाई 17 जून को। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सकारात्मक रूप से शिक्षा मित्रों के हौसले बुलंद, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर में। तो जुलाई में जो परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं जिसमें सीटेट की परीक्षा भी है, उसको लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसका वजह यह है कि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सीटेट जो कि 5 जुलाई को होनी है, इसके अलावा बहुत सारी अन्य परीक्षाएं भी होनी हैं। इन परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं भी हैं। तो क्या ये परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो इस पर सरकार जो है अब चिंतित हो रही है। यानी कि सीटेट की परीक्षा पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सीटेट की परीक्षा के संकेत शुरू में ही मिल गए थे कि परीक्षा 5 जुलाई को करवा ली जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखना होगा कि आगे हालात इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को यही राय दूंगा कि वही हमेशा की तरह की पढ़ते रहिए, देखते हैं कि परीक्षा होती है या नहीं होती है। और इसी के साथ ये उम्मीद की जा रही थी कि सोमवार को सरकार की याचिका, स्पेशल याचिका जिस पर 37,000 पदों को जो होल्ड करने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके खिलाफ जो मॉडिफिकेशन याचिका दायर की गई थी, उम्मीद थी कि उस पर सोमवार को सुनवाई होगी, लेकिन उसमें डिफेक्ट लग गया है। तो अब डिफेक्ट को दूर करने के बाद ही इस पर सुनवाई होगी। डिफेक्ट लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब तक डिफेक्ट दूर नहीं होता है तब तक इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। तो ये जो सुनवाई होनी थी जो होनी थी वो सोमवार को हो जाती, लेकिन अब ये सुनवाई हो सकता है कि 18 जून को हो। ठीक है, तो ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।